नमस्कार। आज हमारे सामने 1930 की एक फिल्म है फास्ट एंड लूज। और सच कहूं तो इसकी पूरी कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कि ये डायलॉग्स लगभग 100 साल पुराने हैं। हाँ बिल्कुल, एक अमीर लड़की, एक मुंहफट मैकेनिक और इतना सारा ड्रामा। तो आज हम इसी की जरा गहराई से पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इसमें आज भी क्या खास है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सेंटर है लेनोक्स परिवार। ये लोग इतने अमीर हैं, मतलब इनके लिए पैसा पानी की तरह है। बेहिसाब पैसा। हाँ, और घर की बेटी है मेरियन, जिसकी शादी लॉर्ड रॉकिंगहैम नाम के एक रईस से होने वाली है। ऊपर से तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर मेरियन वो बिल्कुल खुश नहीं है। और ये बात बहुत जल्दी साफ हो जाती है। वो अपने मंगेतर से पूछती है, क्या तुम मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो? और जब वो बेचारा हाँ कहता है तो मेरियन का जवाब होता है, हाँ लगता तो है कि यही आम राय है। मतलब उसके लिए ये सब एक नाटक है, एक सौदा। एकदम, जैसे वो एक पिंजरे में कैद हो रही है। और ये बात उस दौर के हिसाब से बहुत मायने रखती है। ये 1930 की फिल्म है। मतलब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का दौर शुरू हो चुका था। तो उस वक्त की फिल्मों में अमीरों को थोड़ा खोखला दिखाया जाता था। हाँ बिल्कुल, उन्हें बेपरवाह, थोड़ा बेवकूफ दिखाया जाता था। और जो मेहनत करने वाला आम आदमी है वो हीरो होता था। तो मैरियन का अपने ही अमीर समाज से ऊब जाना, ये उसी भावना को दिखाता है। उसे कुछ असली चाहिए। और इस पिंजरे में वो अकेली नहीं है, उसका भाई है बर्टी। वो परिवार के नाम की कोई परवाह नहीं करता, अपना सारा वक्त शराब पीने और एलिस नाम की एक कोरस डांसर के साथ। हाँ, और परिवार को लगता है कि बर्टी बिगड़ गया है, उसे सुधारना है। तो घर में दो विद्रोही हैं, एक चुपचाप और दूसरा खुल्लम खुल्ला। सही कहा। और यहीं से मैरियन का विद्रोह भी शुरू होता है। अपनी सगाई की पार्टी में उसका दम घुटने लगता है। वो कहती भी है, मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। और वो बस अपनी कार उठाकर वहां से भाग जाती है, सीधा समंदर किनारे। लेकिन शायद गुस्से में उसकी कार रेत में फंस जाती है। वैसे ये भाग जाना भी अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट था। ये फिल्म प्री कोड दौर की है, यानी उस समय हॉलीवुड पर सेंसरशिप के वो सख्त नियम, जिन्हें हेज कोड कहते हैं, वो पूरी तरह लागू नहीं हुए थे। बिल्कुल। इसीलिए फिल्मों में तलाक, विद्रोह, इन सब चीजों को लेकर ज्यादा आजादी थी। तो एक अमीर लड़की का अपनी सगाई से भाग जाना, ये उस वक्त के हिसाब से काफी बोल्ड बात थी। अच्छा। और उसी टूटी फूटी हालत में उसे मिलता है हेनरी, एक मैकेनिक जो वहीं अपनी कार में आराम कर रहा है। मेरियन उसे हुक्म देती है कि वो उसकी कार निकाले। वो $10 ऑफर करती है। हेनरी मना कर देता है। $20, फिर भी मना। और मैरियन का पारा चढ़ जाता है। हाँ, वो उसे बकवास करने वाला, बेकार, बेवकूफ, बड़ा मूर्ख तक कह देती है। पर हेनरी पर कोई असर नहीं होता। और पता है, यहीं पर उनकी पहली मुलाकात का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। हेनरी उसके पैसे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। हाँ, वो कहता है मदद कर दूंगा, लेकिन 2 शर्तों पर। सोचिए। पहली, तुम्हें अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगनी होगी, और दूसरी, ये मानना होगा कि तुम्हें कारों के बारे में कुछ नहीं पता। कमाल है। मतलब एक करोड़पति लड़की से एक मैकेनिक माफी मंगवा रहा है। ये पहली बार है कि कोई मैरियन की हैसियत को नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को देख रहा है। सही बात है। शक्ति का संतुलन उसी पल बदल जाता है। शायद इसीलिए वो अगली रात फिर उसी बीच पर जाती है, इस बार अपने स्विमिंग सूट के साथ, तैरने के इरादे से। और हेनरी भी वहीं होता है। हाँ, और वो दोनों साथ में समंदर में तैरने जाते हैं। और वहां उस चांदनी रात में उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है। हेनरी कहता है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा। बहुत ही सीधी सच्ची बात। कोई बनावट नहीं। बिल्कुल। और मैरियन के लिए इतना ही काफी था। वो घर लौटकर सीधे अपने भाई बर्टी के पास जाती है और ऐलान कर देती है कि उसे प्यार हो गया है। बर्टी पूछता है, किससे? तो मैरियन कहती है, बस हेनरी। उसे उसका पूरा नाम तक नहीं पता। वाह। और इसके ठीक बाद वो अपने मंगेतर लॉर्ड रॉकिंगहम को बुलाती है और बड़े ही नाटकीय अंदाज में सगाई तोड़ देती है। वो उसे कहती है, तुम एक कमजोर इंसान हो। और वो लाइन, तुम एक जानवर को साधने वाले नहीं हो डार्लिंग, तुम तो पूरा सर्कस हो। क्या लाइन है। इस तरह के तेज तर्रार डायलॉग उस दौर की स्क्रूबॉल कॉमेडी फिल्मों की पहचान थे। ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, इसके जरिए सामाजिक रस्मों पर, अमीरों के बनावटीपन पर चोट की जाती थी। तो एक तरफ मैरियन अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ रही है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि उसकी नई दुनिया उसके घर के दरवाजे पर ही दस्तक देने वाली है। उसे पता चलता है कि हेनरी कोई और नहीं, बल्कि उसके परिवार का नया मैकेनिक है, गैराज में कारें ठीक कर रहा है। और बस समुंदर किनारे की वो आजाद दुनिया असलियत की जमीन से टकराती है। और ये टक्कर बहुत जोरदार होती है।
जैसे ही हेनरी को पता चलता है कि मैरियन लेनॉक्स परिवार की बेटी है, वो पीछे हट जाता है। एकदम। वो कहता है ये सब चांदनी रात का जादू था, हम बस भूल गए थे। वो एक करोड़पति की बेटी से शादी करने से साफ इनकार कर देता है। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। हेनरी उसे पसंद करता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो अमीर है, वो पीछे हट जाता है। क्या ये सिर्फ उसका आत्मसम्मान था या उस दौर के मर्दों में एक तरह का घमंड भी था कि वो किसी अमीर औरत के सहारे नहीं जी सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से ये दोनों का मिला जुला रूप है। एक तो उसका आत्मसम्मान है, जाहिर है वो नहीं चाहता कि लोग उसे मिस्टर लेनॉक्स का दामाद कहें। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है उस दौर की सामाजिक सोच। हेनरी एक बहुत जरूरी बात कहता है। वो कहता है कि अगर हमने शादी कर ले तो हमारी जिंदगी अखबारों के लिए एक कॉमिक स्ट्रिप बनकर रह जाएगी, जिस पर लोग सुबह की कॉफी पीते हुए हंसेंगे। बिल्कुल। उसे डर है कि इस रिश्ते में उसे कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, वो हमेशा मैकेनिक पति ही रहेगा। और उसका ये इनकार मैरियन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जिसे वो पैसे से खरीद सकती है। उधर परिवार में एक और साजिश चल रही है। बर्टी वाली? हाँ। मैरियन के पिता और अंकल जॉर्ज बर्टी को उसकी प्रेमिका एलिस से अलग करना चाहते हैं। वो खुद को थिएटर एजेंट बताकर एलिस से मिलने पहुंचते हैं, ताकि उसे परख सके और शायद पैसे देकर रास्ते से हटा दें। हाँ, और वो उसे लुइजी के रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, रेस्टोरेंट का नाम। बिल्कुल। उधर मैरियन भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी कार के रेडिएटर में पानी डालकर उसे खराब करने का नाटक करती है, ताकि हेनरी को उससे मिलने आना पड़े। हाँ, वो दोनों मिलते हैं। हेनरी को उसकी चाल पता चल जाती है और वो गुस्से में कहता है, अगर तुम मर्द होती तो मैं तुम्हारी नाक पर एक घूंसा मारता। अरे बाप रे! लेकिन फिर भी वो उसे अपनी कार में घर छोड़ने जाता है और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। उसी लुइगी के रेस्टोरेंट में। हाँ, जहां लेनॉक्स परिवार के सारे सदस्य अलग अलग वजहों से पहुंच जाते हैं। बर्टी के पिता और अंकल एलिस और उसकी दोस्त के साथ डिनर कर रहे हैं। छिपकर मैरियन और हेनरी भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। और फिर वहां बर्टी भी आ धमकता है, क्योंकि एलिस ने उसके साथ अपना अपॉइंटमेंट तोड़ दिया था। मतलब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे, और जबरदस्त हंगामा। बिल्कुल। ये जो रेस्टोरेंट वाला सीन है ना, ये क्लासिक फार्स है। मतलब सारे किरदार एक ही जगह गलत समय पर पहुंच जाते हैं और पहचान की गलतफहमी से हंगामा खड़ा हो जाता है। सही। लेकिन ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये लेनॉक्स परिवार के दोहरे मापदंडों को दिखाता है। जो पिता और अंकल बर्टी को एक कोरस डांसर से मिलने के लिए डांटते हैं, वो खुद छिपकर उसी से मिल रहे हैं। ये उस ऊंचे समाज के खोखलेपन पर एक सीधी टिप्पणी है। एकदम। और इस पूरे हंगामे के बीच पुलिस उस जगह पर छापा मार देती है और नतीजा, मैरियन, बर्टी और यहाँ तक के अंकल जॉर्ज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोचिए, उनका सारा रुतबा, सारी हैसियत उस एक पल में खत्म हो जाती है। सब पानी में। ये परिवार के लिए मतलब सार्वजनिक अपमान का सबसे निचला स्तर था। जेल की कोठरी में पहुंचकर उनका घमंड, उनकी हैसियत सब धरा का धरा रह जाता है। अब वो लेनॉक्स परिवार नहीं, सिर्फ आम अपराधी हैं। एक ऐसा पल जो सबको बराबरी पर ले आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पुलिस स्टेशन में ड्रामा अपने चरम पर पहुंच जाता है। जब हेनरी और एलिस वहां पहुंचते हैं तो वो लेनॉक्स भाई बहन के इस बिगड़े हुए व्यवहार को देखकर उनसे शादी करने से साफ मना कर देते हैं। और जो बातें वो कहते हैं वो बहुत चुभने वाली हैं। हेनरी कहता है कि मैरियन को किसी कठिन चीज से जूझने और पसीना बहाने की जरूरत है। और एलिस कहती है कि बर्टी को काम करने के लिए किसी वजह की जरूरत है, वरना वो एक नशेड़ी छोटा मूर्ख बनकर रह जाएगा। यही कहानी का असली संदेश सामने आता है। ये प्यार और शादी के बारे में कम और सम्मान और चरित्र के बारे में ज्यादा है। वो ऐसे साथी चाहते हैं जो जिंदगी में बराबर हों, सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं। और जब मिस्टर लेनॉक्स गुस्से में पूछते हैं, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है? तो हेनरी का जवाब होता है, अगर वो कोशिश करे तो हो सकती है। सोचिए, 1930 में एक मैकेनिक एक करोड़पति से ये कह रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। और जब मिस्टर लेनॉक्स ये सुनते हैं कि उनके बच्चे एक मैकेनिक और एक कोरस डांसर के लायक भी नहीं हैं, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। वो जज के सामने कहते हैं, ये स्वार्थी, बिगड़े हुए, बेकार छोटे मूर्ख हैं। मैं इनसे तंग आ चुका हूं। और वो अपने दोनों बच्चों को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। हाँ, वो ऐलान करते हैं,
मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि वे अपनी समझ में आ गए हैं। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। पहली नजर में ये एक कठोर फैसला लगता है, लेकिन असल में ये उनके प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। मिस्टर लेनॉक्स समझ जाते हैं कि उनके बच्चों की असली समस्या उनका पैसा है। तो वो उस बाधा को ही हटा देते हैं। हाँ, वो उस पैसे और हैसियत की दीवार को गिरा देते हैं जो हेनरी और एलिस के आत्मसम्मान के आड़े आ रही थी, और अनजाने में वो असली रिश्तों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और इसका असर तुरंत होता है। जैसे ही हेनरी सुनता है कि मैरियन अब एक आम लड़की है जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो चिल्लाता है, जज, ये शादी होकर रहेगी। हाँ, क्योंकि अब वो बराबर है। हाँ, अब जब मैरियन के पास कुछ नहीं है तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। एलिस भी बर्टी को एक मौका देने के लिए राजी हो जाती है और कहानी दोनों जोड़ों के एक होने के साथ खुशी खुशी खत्म होती है। कमाल है। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? मतलब ये 1930 की एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म जरूर है, लेकिन ये प्यार बनाम पैसा, वर्ग संघर्ष और बनावटी दुनिया में अपनी असली पहचान खोजना, हाँ, इन जैसे विषयों को छूती है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। ये उस दौर की एक बहुत दिलचस्प झलक है जहां प्री कोड फिल्में सामाजिक मानदंडों को बड़ी बेबाकी से चुनौती देती थीं। ये विचार कि कभी-कभी सब कुछ खोकर ही आप असली खुशी पा सकते हैं, एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। हाँ, ये हमें बताता है कि असली कीमत इंसान के चरित्र की होती है, उसके बैंक बैलेंस की नहीं। तो यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। कहानी का अंत तो खुशी खुशी हो जाता है क्योंकि अमीर भाई बहन को उनके पैसे से आजाद कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? क्या एक ऐसा रिश्ता जो एक साथी द्वारा दूसरे को सुधारने की शर्त पर बना हो, वाकई टिक पाता है? या ये बर्डविल की दुनिया में चुनौतियों के एक नए अध्याय की शुरुआत भर है?